साहब फिर हुकूमत तो बिल्कुल एक कंफर्टेबल इस वक्त स्पेस के अंदर है ना। देखिए अगर वाशिंगटन से जिनको खतरात थे वो भी उन्होंने उसको मोर और लेस मैनेज कर लिया है। डोमेस्टिकली पीटीआई अब मैनेज हो गई है जिस तरीके से गंडापुर साहब के जरिए, तो बज़ाहिर तो कोई चैलेंज इकोनॉमी चैलेंज है ना, तो जाहिर सी बात है उसके अलावा तो कोई बड़ा इनका पीवी मैं हुकूमत की बात नहीं करूँगा, मैं ये अर्ज़ करूँगा इंतहाई दयानतदारी से कि 8 फरवरी 2024 के बाद से जो हुकूमती बंदोबस्त है वो इस वक्त बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है। ठीक हो गई बात। अब ये है कि इसमें नए रास्ते भी खुल रहे हैं। बहरहाल आपको इस बात पर भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि दुनिया की वाहिद सुपर ताकत कहलाती और जमहूरियत की अलंबरदार बनी एक ताकत अमेरिका का सदर जो है प्रोटोकॉल के तमाम तकाज़ों को बालाए ताक रखते हुए पहली मर्तबा अमेरिकी सदर जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पे बुलाता है। इससे पहले कभी किसी और फील्ड मार्शल को बगैर सदर बुलाया हाँ, ठीक है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह अमेरिका की तो गोट फंसी हुई है ना। अब अगर ये बात जो है, मैं तो महज अंदाजे से ये कह सकता हूँ, तो क्रिस्टीना मानपुर को भी पता होगी, तो उसको आने से पहले अपना वीज़ा तो अमेरिकन यानी पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले ही करना होगा ना। तो वहाँ से ना वीज़ा लगे तो क्या वो यानी कि भी ट्रम्प कहेगा वीज़ा क्यों नहीं ला रहे। मतलब कि देखिए द वेरी फैक्ट, उन बच्चों ने बड़ी इंटेलिजेंट बात की है। उन्होंने जब कैलिफोर्निया में माहौल देखा 7 लोगों के साथ वो खाना खा के, और उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हो गया कि यार यहाँ पे हम उस तरह का फ़ज़ा नहीं बना सकते। और मैं आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं इंसिस्ट करता हूँ कि अगर मैं इस वक्त जवान होता और मेरे में हिम्मत होती तो मैं बखुदा उस ग्रोह या शख्स का ज़रूर सुराग लगाता। ये एक ट्रम्प कार्ड था बाबा इबानी तहरीक इंसाफ के पास कि मेरे 2 बेटे मैदान में आ गए अपने बाप की रहाई के लिए। वेरी इमोशनल, इट्स क्वाइट एक सीन बनता है, तो वो नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक कंफर्ट की बात है, तो देखिए आज से सिर्फ 1 महीना पहले ही मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त का सबसे बड़ा किस बात पे ढोल बजाया जा रहा था कि जी इन्फ्लेशन तकरीबन ख़त्म हो गया, माइनस पे आ गया। अब आज क्या सूरत हाल है, 4% हो गया या नहीं। तो इसलिए मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि बस ऐसे ही वो जो यानी बसों के पीछे शेर नहीं लिखा होता मिसरा, सामान 100 बरस का है कल की खबर नहीं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में कभी भी किसी वक्त हो सकता है। लेकिन असल जो मसला पाकिस्तान का है वो ये है कि हम सारे देखते हैं कि शायद तब्दीली जो है वो तहरीक इंसाफ के ज़रिए आएगी। हम क्यों नहीं सोच रहे कि कुछ और रास्ते भी हो सकते हैं, और आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीक निकल रही हैं जो मेरे ख्याल में शायद मुल्क के दूरस यानी मुफाद में नहीं है। खा वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एरियाज़ में उठ रही हों या बलूचिस्तान का कोई शेड्स आ रहे हैं। सो इसलिए सिर्फ इस बात पे हम लोगों को अपनी बात ख़त्म नहीं कर लेनी चाहिए। ये कंप्लेसेंट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि फ़िलहाल मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त को कोई ख़तरा लाहक नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँ। अग्री करते हैं आप इससे, क्योंकि एक माशाल्लाह जो सियासी स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ठीक है लोग के शहर के लोग जालिम हैं, लेकिन जिस तरीके से किसी भी तरीके से ना वो इत्तेहाद बनाने में कामयाब हुए, ना बजट ले लीजिए, चीनी की कीमतें ले लीजिए, मिफ्ता इस्माइल साहब की 2-3 लोगों की पार्टी, उन्होंने उससे बेहतर उसके ऊपर एक इवेंट क्रिएट किया एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, वो उस पर उसको कैश इन नहीं कर सके। देखिए मैं काफ़ी ज़्यादा एग्री करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट इसी किस्म के हालात हैं, लेकिन कुछ डायनामिक्स चेंज भी हुए हैं। देखिए ना, एक ट्रेन मार्च का दौर था, अभी जो हमने 8 फरवरी देखा है, ना कोई जलसा, ना कोई जुलूस, ना कोई रैली, ना कोई खिताब, ना कोई इंतखाबी निशान। ठीक बात। पर फिर क्या हुआ? क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो गई। ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के अंदर आप देखते हैं चीज़ें किस तरह चल रही हैं, लोग उधर से सारी चीज़ें देखते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। दूसरी बात ये है, जिस तरह अभी राना साहब ने कहा कि हमाद अजहर साहब को वहाँ पे स्पेस दी गई है, मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब, जब इमरान खान साहब की मुलाकात की बात होती है वो कहते हैं जी हुकूमत का तो कोई लेना देना नहीं, इंक्लूडिंग राना साहब कहते हैं उनका असल मसला तो एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन जो ही कहीं क्रेडिट मिला है तो वो हमाद अजहर का क्रेडिट फौरन नवाज शरीफ को मिल गया, कहीं ये इस्टेब्लिश
کے بغیر وہ وہاں بیٹھے ہوئے. یہ کریڈٹ بھی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو دیں نا. وہ نواز شریف صاحب کو کس کھاتے میں دیا جا رہا ہے, نواز شریف صاحب کی کتنی چلتی ہے وہ سب کو ہی پتا ہے. تو مسئلہ یہ کہ کہیں نہ کہیں ان کی یقیناً بات ہوئی ہوگی, ایک پازیٹیو جیسچر تو ہے. سوری آپ کچھ پوچھنے لگی تھی. اچھا, باقی یہ ہے کہ آگے تحریک کس طرف چلے گی اور ان کے بیٹے آئیں گے اور وہ کس طریقے سے معاملات چلائیں گے. ٹو بی آنیسٹ اس وقت تک تو دیکھیں نا جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی تحریک نہیں چل رہی, یہ مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کے بہت ساری غلطیاں ہیں, لیکن ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھنے بہنوں کو لیڈ کرنا چاہیے نا. بیگم کلثوم سامنے آئی, اسد بھٹو سامنے آئے, یہاں پہ خاندان میں بشرا بی بی چلے جیل کے اندر ہے, ان کی بہنوں کو پھر لیڈ کرنا چاہیے. تاریخ تو ملک کی یہی ہے, وہ تو پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں, پارٹی ان کی طرف دیکھ رہی. دیکھیں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے تو بڑی قربانیاں دیں اور ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. کلثوم نواز صاحبہ نے بھی بالکل ان کی گاڑی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. لیکن عمران خان صاحب کی بہن کے اوپر بھی تو پرچہ ڈالا نا کہ سپریم کورٹ کو بارودی مواد سے اڑانے لگی تھیں, وہ جیلم کی ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. لیکن اس کی مطلب یہ تو نہیں کہ تحریک کا حصہ نہ نہیں, وہ تحریک کا دیکھیں نا, اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس اس طرح پارٹی میں کوئی جگہ نہیں. باقی ان کی مورل سپورٹ تو ضرور ہونی چاہیے, یقیناً ان کا ورکر بھی ان کی طرف دیکھتا ہے. پارٹی کے اندر تو اس وقت کوئی بھی آپ کو ایسا لیڈر نظر نہیں آتا جس کے اوپر ورکر کہے کہ ہاں جی اس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہے, یہ آگے چلے گا. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, وہ کہتے ہیں جناب یہ ادھر ہے تو اس سائڈ پہ, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اگر جماعت کے اندر سے کوئی نہیں ہے تو پھر خاندان والوں نے لیڈ کرنا ہے. لیکن میرے خیال میں لیڈ تو صرف عمران خان صاحب ہی کر رہے ہیں, اور وہ چاہے ٹویٹس کے ذریعے کر رہے ہیں, چاہے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کے ذریعے کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہی نا. تو فی الحال تو وہی ہے, باہر مجھے اس طرح کی کوئی وہ نظر نہیں آتی